हमारी जो भारतीय नृत्य परंपरा है उसका आपको वर्णन करने बोला गया। तो चलिए एक एक करके एक एक टॉपिक को समझते हैं। पहले तो नाट्य शास्त्र ये हमारी भारतीय जो कला है और जो संस्कृति है इसका एक अत्यंत एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है जो है नाट्य शास्त्र, जिसकी रचना जो है महर्षि बेसिकली भारत मुनि द्वारा की मानी जाती है। यह ग्रंथ में इस ग्रंथ में बेसिकली नाटक, नृत्य और जो संगीत है ये तीनों ही जो कला है बेसिकली इनका संगम जो हमारे पास सिद्धांत है वो यहाँ पर दिखाया गया है। इसलिए इसे हम अपने भारतीय रंगमंच और जो नृत्य परंपरा है इसकी आधारशिला हम लोग इसे माना करते हैं या फिर कहा जाता है। नाट्य शास्त्र बेसिकली आप एक इसे कलात्मक ग्रंथ नहीं समझ सकते, बल्कि ये हमारे भारतीय समाज, धर्म और जो दर्शन से गहराई से क्या है ये जुड़ा हुआ रहता है। नाट्य शास्त्र में नृत्य और जो नाटक को बेसिकली नाट्य के अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं, दो एकीकृत रूप में दिखाया जाता है। मतलब इसमें नृत्य भी रहेगा और नाटक भी रहेगा, जो नाट्य के रूप में बेसिकली एकीकृत रूप में हम लोग देखते हैं। इसके अनुसार नाट्य का उद्देश्य जो है वो केवल मनोरंजन ही नहीं, सिर्फ एंटरटेनमेंट ही नहीं, बल्कि ये आपको शिक्षा भी देता है और साथ ही साथ जो नैतिक मार्गदर्शन है वो भी प्रदान करने का कार्य करता है। यह जीवन के जो विविध भाव होते हैं और साथ ही साथ स्थिति होता है उनका ये चित्रण करने का कार्य करता है, जिससे जो दर्शक है यानी जो ऑडियंस है बेसिकली वो ज्ञान और आनंद ये दोनों ही चीज उनको प्राप्त हो सके। इस ग्रंथ का सबसे देखिए महत्वपूर्ण सिद्धांत यही होता है कि यहाँ पर जो रस सिद्धांत है हमारे पास, जिसके अनुसार जो कला है बेसिकली उसका उद्देश्य क्या है, मतलब उसका जो एम है बेसिकली कि जो भी दर्शक है उनके भीतर कुछ स्पेशल ऐसे भाव या रस उत्पन्न करना, जैसे श्रृंगार हो गया, वीर हो गया, करुणा हो गया, रौद्र हो गया, ये सभी रूप इन देखने मिल सकते हैं। यही सिद्धांत जो है हमारी भारतीय नृत्य परंपरा जो है उसका एक मूल आधार यहाँ बन चुका है। ठीक है, अब यहाँ बताया हुआ है नाट्य शास्त्र में नृत्य को मुख्यतः क्या करते हैं हम लोग तीन भागों में बांटते हैं, जिनमें पहला है नृत्य, फिर नृत्य है और तीसरा हमारे पास नाट्य है। तो आइए एक एक समझते हैं। जो नृत्य है सिर्फ वो है हमारे पास से शुद्ध नृत्य होता है, जिसमें ना केवल आपको लय और गति का प्रदर्शन होता है। ठीक है, यानी ये एक प्रकार का सबसे शुद्ध रूप है वो है नृत्य हमारे पास, इसमें लय और गति इनका एक प्रदर्शन हम आपको देखते हैं। इसके बाद होता है नृत्य हमारे पास है, जिसमें आपके जो भाव है साथ ही साथ अभिव्यक्ति है जिसे हम अभिनय भी कहते हैं, इन सभी चीजों का यहाँ पर समावेश हमें देखने को मिलता है। तीसरा पॉइंट है हमारे पास बताया गया वो है नाट्य। नाट्य में क्या है, कहानी है, पात्र है और संवाद है, इनके माध्यम से जो अभिनय मतलब एक्टिंग है वो यहाँ पर किया जाता है। तो इसके साथ ही साथ हमारे पास कह सकते हैं कि नाट्य शास्त्र में अभिनय के बेसिकली एक्टिंग के क्या है चार प्रकार जो बताए गए हैं। उनमें पहला आंगिक यानी जो शारीरिक है, दूसरा वाचिक मतलब संवाद के थ्रू, फिर है आहार मतलब वेशभूषा के थ्रू, और चौथा हमारे पास सात्विक मतलब आंतरिक जो भाव है उसके हिसाब से। ये सभी तत्व मिलकर क्या करते हैं, जो नृत्य है और जो नाटक है उसको बेसिकली पूर्णता प्रदान करने का कार्य किया जाता है इसके द्वारा। तो नाट्य शास्त्र में भी अभिनय के यानी एक्टिंग के चार पार्ट्स हमने बताया, आंगिक होता है, वाचिक है, आहार है और सात्विक है। अब हमारी भारतीय जो नृत्य परंपरा है उसका जो विकास है वो नाट्य शास्त्र के जो सिद्धांत है उसी के आधार पर इसका जो विकास है वो हुआ है। भारत में हमारे पास अनेक प्रकार के जो शास्त्रीय नृत्य शैली हैं जिनका विकसित हुआ, जैसे आपने नाम सुना भरतनाट्यम, कथक है, उड़ीसी है, कुचिपुड़ी है, कथकली। इन सभी नृत्य शैलियों में जो नाट्य शास्त्र है उसके जो नियम है वो मुद्राएं हैं जिन्हें हस्त मुद्राएं कहते हैं, भाव है, लय है और साथ ही साथ ताल जो है स्पष्ट रूप से ये दिखाई देते हैं। उदाहरण के लिए आप भारतनाट्यम में क्या देखते हैं, जो हाथों की मुद्रा हो गया, चेहरे का भाव हो गया, इसके माध्यम से कहानी को यहाँ पर प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, जो नाट्य शास्त्र की परंपरा है उसी का एक विस्तार रूप है हमारे पास। भारतीय नृत्य परंपरा जो है केवल कहा जाए तो केवल कला का प्रदर्शन नहीं है, बल्कि ये आध्यात्मिक और साथ ही साथ ये भक्ति से भी जुड़ी हुई है हमारे पास। यानी आप सिर्फ इसे बोलिएगा कि ये केवल आपका कला है, नहीं, इसमें आपको आध्यात्मिकता रूप से और आपका जो भक्ति वो भी दिखता है यहाँ पर। प्राचीन काल में जो नृत्य मंदिरों में बेसिकली देवताओं की आराधना के लिए किया जाता था। नृत्य के माध्यम से कलाकार क्या करते थे, ईश्वर के प्रति जो अपने भक्ति है और साथ ही साथ जो समर्पण है उनका ईश्वर के प्रति वो यहाँ पर व्यक्त किया जाता था। इस प्रकार जो नृत्य है बेसिकली एक साधना यानी जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है उसका भी एक रूप हमारे पास धारण कर लेता है। ठीक है, ये पहला पॉइंट है। दूसरा है हमारे पास है समय के साथ जो है भारतीय नृत्य परंपरा में परिवर्तन भी आए हैं, लेकिन इसका जो मूल सिद्धांत है बेसिकली वो आज भी हमारे पास है। नाट्य शास्त्र पर आधारित है, मतलब आप कहीं भी से परिवर्तन कर लीजिए, लेकिन इसका जो मूल सिद्धांत है वो आज भी नाट्य शास्त्र हमेशा रहा है। इसके अलावा कहा जाए तो आधुनिक युग में नृत्य ने क्या किया, केवल रूप और प्रयोग यहाँ पर किए, लेकिन जो पारंपरिक जो हमारे पास तत्व है उनको बनाए रखा साथ साथ। इससे यह जो परंपरा है हमारे पास वो जीवंत और भी ज्यादा क्या हो चुकी है, प्रासंगिक बन चुकी है। अगला पॉइंट है हमारे पास, निष्कर्ष में कह सकते हैं कंक्लूजन में कि नाट्य शास्त्र और जो हमारा भारतीय नृत्य परंपरा है वो एक दूसरे की क्या है, पूरक है, यानी दोनों के बिना काम नहीं चल सकता दूसरे के बिना। नाट्य शास्त्र ने नृत्य को क्या किया, सैद्धांतिक जो आधार है वो प्रदान करने का कार्य किया, जबकि नृत्य ने क्या किया, इन जो सिद्धांतों को उसमें अपने व्यवहार में अपनाया है
और साथ ही साथ उसे जीवंत बनाने का कार्य किया है। यह परंपरा जो है ये भारतीय संस्कृति की जो समृद्धि है और साथ ही साथ हमारे भारत की जो विविधता है इसके रूप में ये कह सकते हैं प्रतीक है, जो आज भी कला, समाज और जो आध्यात्मिकता है उनको जोड़ने का ये कार्य कर रहा है हमारे पास। तो ये पहला क्वेश्चन था जो आपसे बच्चों को पूछा जाएगा, नाट्य शास्त्र से जुड़ा हुआ सवाल। तो इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, इस सवाल को अच्छे से पढ़ लीजिएगा क्योंकि ये पेपर में सवाल आपको आएगा। अब अगला क्वेश्चन आपसे जो पूछा सकता है कि भारतीय ज्ञान परंपरा में जो योग विज्ञान और जो पर्यावरण चिंतन है उसकी आपको यहाँ पर व्याख्या करनी है। तो आइए इस क्वेश्चन को समझते हैं। भारतीय ज्ञान परंपरा में जो योग विज्ञान और जो पर्यावरण चिंतन है वो दोनों एक दूसरे से क्या गहराई से यहाँ पर जुड़े हुए हैं। यहाँ मनुष्य जो है प्रकृति और साथ ही साथ जो ब्रह्मांड है उनको बेसिकली क्या करते हैं, अलग अलग इकाइयों के रूप में नहीं बल्कि एक समग्र यानी जिसे हम होलिस्टिक कहते हैं और जो परस्पर निर्भर तंत्र है बेसिक दोनों एक दूसरे पे क्या है डिपेंडेंट है, इस रूप में यहाँ पर देखा गया है। इसी प्रकार हमारे पास है, इसी कारण जो भारतीय चिंतन में जो योग जो है वो केवल शारीरिक व्यायाम ही नहीं होता बल्कि ये आपके जीवन की एक ऐसा पद्धति होता है जो व्यक्ति को समाज और प्रकृति के बीच में जो संतुलन होता है वो स्थापित करने का कार्य किया जाता है। अब इसके अलावा बताया हुआ है कि योग विज्ञान का जो सबसे कह सकते हैं आधार जो हमारे प्राचीन ग्रंथ है जो योग सूत्र है जो पतंजलि से मिलता है, जिसके रचयिता जो है वो पतंजलि माने जाते हैं। योग का मूल अर्थ है बेसिकली जोड़ना, अर्थात आत्मा का परमात्मा से जो मिलन या प्रकृति से या व्यक्ति का जो प्रकृति से सामंजस्य स्थापित करना, ये कहलाता है हमारे पास योग। ठीक है, अब इसी योग के आपने अष्टांग नियम पढ़े होंगे जिनमें यम है, नियम है, आसन है, प्राणायाम है, प्रत्याहार है, धारणा है, ध्यान है, समाधि। इन सभी के माध्यम से शरीर जो है अपने व्यक्ति जो अपने शरीर, मन और जो उसकी चेतना है उसको संतुलित करने का कार्य करता है। अगला पॉइंट बताया हुआ यहाँ पर हमारे पास है कि योग विज्ञान में यम और जो नियम है बेसिकली विशेष रूप से यहाँ महत्वपूर्ण है क्योंकि ये नैतिक और जो सामाजिक आचरण है, ठीक है, उसको भी निर्धारित करने का कार्य करते हैं। उदाहरण के लिए जैसे अहिंसा मतलब किसी भी जीव को आपको हानि नहीं पहुंचाना है, साथ ही साथ अपरिग्रह मतलब अधिक संचय आपको नहीं करना, याद रखिएगा। जैसे सिद्धांत जो है ये धीरे धीरे क्या कर दिया, सीधे सीधे जो हमारा पर्यावरण है उसको संरक्षण से जुड़े हुए हैं। जब व्यक्ति इन सभी चीजों का क्या करता है, पालन करना चाहता है या पालन करता है, तो प्रकृति के जो विशेष संसाधन है उनका दुरुपयोग नहीं करता और साथ ही साथ जो पर्यावरण जो संतुलन है उसको बनाए रखने में हमेशा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, अगला पॉइंट बताया हुआ हमारे पास है कि भारतीय ज्ञान परंपरा में जो पर्यावरण चिंतन है उसका आधार यह है कि प्रकृति जो है केवल सिर्फ जो भौतिक संसाधन है हमारे पास है उसका स्रोत नहीं है बल्कि ये एक जीवन और साथ ही साथ जो पवित्र सत्ता है उससे जुड़ा हुआ हमारे पास है। वेद और उपनिषद में पृथ्वी हो गया, जल हो गया, वायु है, अग्नि है और साथ ही आकाश है, इन पंच महाभूतों को देवतुल्य माना गया बेसिकली हमारे पास। ऋग्वेद के जो कह सकते हैं यहाँ पर प्रकृति के प्रति जो विभिन्न हमारे पास तत्व है उनकी जो कह सकते हैं स्तुति है वो यहाँ पर की गई है, जिससे ये स्पष्ट होता है कि हमारा जो प्राचीन भारतीय समाज है उसमें पर्यावरण के प्रति जो लोगों का श्रद्धा था या जो श्रद्धा है वो बहुत ही ज़्यादा गहरी श्रद्धा यहाँ पर रखते हैं। अगला पॉइंट बताया हुआ है कि भारतीय परंपरा में वसुदेव कुटुंबकम, इसमें सारी पृथ्वी जो है या सारा जो संसार है वो एक है हमारे पास है। इस सिद्धांत का भी यहाँ पर पर्यावरण जो दृष्टि है उसे एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह विचार मनुष्य को यह सिखाता है कि वह स्वयं को प्रकृति से बेसिकली अलग ना समझे बल्कि उसका एक अभिन्न अंग है, मतलब प्रकृति का अलग हिस्से नहीं, आप उसी का एक अभिन्न हिस्सा है हमारे पास। इस प्रकार जो रीत है मतलब जो कॉस्मिक ऑर्डर है उसका सिद्धांत यह दर्शाता है हमारे पास है कि ब्रह्मांड जो है एक निश्चित नियम और जो हमारे पास संतुलन है उस पर आधारित है हमारे पास, यानी ब्रह्मांड भी एक निश्चित नियम को फॉलो करता है और साथ ही संतुलन पर आधारित होता है और इस संतुलन को बनाए रखना यही क्या है मानव जीवन का कर्तव्य होता है हमारे पास। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताया हुआ है कि योग और पर्यावरण जो है हमारे पास है इस चिंतन का संबंध जो है इस तथ्य में ही निहित है कि दोनों के संतुलन और जो सामंजस्य पर जोर दिया जाता है। योग जो है व्यक्ति के अंदर जो है बेसिकली संतुलन के साथ साथ प्रकृति के साथ भी संतुलन बनाए रखने की प्रेरणा देता है। यदि व्यक्ति जो है रोग के सिद्धांतों को यहाँ पालन करता है तो वो स्वाभाविक रूप से क्या होता है, पर्यावरण जो हमारे पास पर्यावरण के प्रति जो संवेदनशीलता है वो लगातार बनते चला जाता है हमारे पास। अगला पॉइंट बताया हुआ है आज के आधुनिक युग में हमारे पास है जब पर्यावरण संकट जैसे हमारे पास प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन और संसाधन जो है हमारे पास इसका जो कह सकते हैं अत्यधिक दोहन हम लोग कर रहे हैं, भारतीय ज्ञान परंपरा के ये सिद्धांत जो बेसिकली अत्यंत प्रासंगिक हो चुके हैं हमारे पास है। योग हमें जो नियमबद्ध शैली है, जीवन शैली, वो जीने की सलाह देता है हमारे पास है। वहीं पर जबकि पर्यावरण जो चिंतन है हमारे पास है वो प्रकृति के साथ साथ कोई भी चीज़ का जो हमारे पास कोई एग्जिस्टेंस होता है जिस वक्त इसको कहते हैं उसका हमारे पास मार्ग दिखाने कार्य करता है। निष्कर्ष के बारे में बात करें तो भारतीय ज्ञान परंपरा जो है इसमें योग विज्ञान और पर्यावरण चिंता एक समग्र क्या है दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है,
जिससे मनुष्य हो चाहे ब्रह्मांड के बीच में हमारे पास है एक सामंजस्य स्थापित होता है। यही परंपरा हमें ये सिखाती है कि आप क्या कर सकते हैं, ये परंपरा सिखाती है कि आंतरिक शांति और जो बाहरी संतुलन है दोनों एक दूसरे का पूरक है, और साथ ही साथ इसके बिना अगर कहा जाए जो सस्टेनेबल गोल्स है आपके वो अचीव नहीं हो सकते, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ये था हमारा दूसरा क्वेश्चन जो आपसे बच्चों पेपर पूछ दिया जाएगा। अगला सवाल है, भारत भाव की जो अवधारणा है उसका वर्णन करने बोला गया है। भारत भाव की जो अवधारणा है वो हमारे भारतीय ज्ञान परंपरा में उस गहरी चेतना का यहाँ व्यक्त करती है जिससे हमारा भारत जो है केवल एक भौगोलिक क्षेत्र ही नहीं है, बल्कि ये हमारा भारत जो है सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और साथ ही साथ नैतिक एकता के रूप में आप इसे अनुभव कर सकते हैं। यहाँ पर यही भावना जो है व्यक्ति के भीतर जो है देश के प्रति देखिए जो उसकी आत्मीयता है, गौरव है, उसका जो कर्तव्य बोध है और साथ ही साथ जो समर्पण है, ये व्यक्ति के अंदर के भाव को जगाती है। भारत भाव का अर्थ है कि भारत सिर्फ एक भूमि नहीं है, बल्कि ये ममता का और जीवन जो चेतना है बेसिकली उसका रूप में यहाँ पर आपको देखना पड़ता है। अगला पॉइंट बताया हुआ हमारे पास है कि भारतीय परंपरा में यह भावना प्राचीन काल से विद्यमान हो रही है या है हमारे पास है कि वेद, उपनिषद और पुराणों में भारत भूमि के प्रति जो श्रद्धा है और जो सम्मान का वर्णन है ये हमें मिलता है। ऋग्वेद में बेसिकली हमारे पास प्रकृति और भूमि को हम लोग क्या मानते हैं, पूजनीय माना गया है, जो इस बात का दर्शाता है कि भारतीय समाज जो है अपने परिवेश के साथ गहरे जो भावनात्मक संबंध है उनमें से एक था। वसुदेव कुटुंबकम का सिद्धांत जो है हमारे पास है वो भारत भाव की जो व्यापकता है उसको दर्शाता है, जिससे पूरे विश्व को एक परिवार माना गया है। अर्थात भारत भाव जो है वो संकीर्ण एक राष्ट्रवाद नहीं है, बल्कि विश्व बंधुत्व की जो भावना है उससे जुड़ा हुआ हमारे पास है। भारत भाव का एक महत्वपूर्ण तत्व यह भी है कि सांस्कृतिक एकता में क्या विविधता है। भारत में भाषाएं अलग अलग है, रीति रिवाज अलग है और जो परंपरा है उनकी जो अपार विविधता है, फिर भी एक गहरी जो हमारे पे एकता का भाव है वो विद्यमान देखा गया है। यह एकता जो है बेसिकली किसी भी बाहरी दबाव से नहीं, बल्कि आपके जो साझा सांस्कृतिक मूल्य है जैसे सहिष्णुता हो गया, सामनव्य हो गया और आध्यात्मिकता, ये सभी चीज़ें उत्पन्न होने कार्य करता है। इसलिए भारत भाव जो हमारे पास है वो विभिन्नता को स्वीकार करते हुए किसी भी अगर कहा जाए या एक साझा जो पहचान है वो बनाने का कार्य करता है, निर्माण करता है। यह अवधारणा जो है केवल भावनात्मक ही नहीं बल्कि साथ ही साथ नैतिक भी होती है और कर्तव्य परक भी होती है। हमारे पास भारत भाव व्यक्ति को यह प्रेरणा देता है या भरोसा देता है कि वो समाज और राष्ट्र के कल्याण के लिए वो कार्य करे, जिससे देश के जो नागरिक है बेसिक नागरिक के रूप में अपने जो दायित्व है वो उसको ईमानदारी से, सेवा से और सहयोग से इन सभी चीज़ों का पालन करना शामिल होता है। इस प्रकार अगर कहा जाए तो राष्ट्रभक्ति यानी जो देशभक्ति भी कह सकते हैं, ये सीमित तक नहीं है हमारे पास है, बल्कि ये जो है राष्ट्र निर्माण के जो सक्रिय भागीदारी है उसका आवेदन किया जाता है हमारे पास है। अगला पॉइंट बताया हुआ है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारत भाव ने एक शक्तिशाली जो प्रेरणा है उसका कार्य किया। अनेक नेता और आंदोलन ने इस भावना को जागृत करके लोगों में एकजुट किया। महात्मा गांधी जी ने भारत को एक नैतिक साथ ही साथ कहा जाए आध्यात्मिक जो राष्ट्र के रूप में प्रस्तुत किया, जहां सत्य और जो अहिंसा है उसके माध्यम से जो स्वतंत्रता प्राप्ति उसकी की जा सकती है। इस प्रकार जो अन्य राष्ट्रवादी हमारे विचारक हैं उन सभी ने बेसिकली हमारे भारत भाव की जो जन चेतना है उसको बेसिकली जगाने का आधार बनाया। अगला पॉइंट बताया हुआ है कि भारत भाव का एक और महत्वपूर्ण पक्ष ये है कि वो प्रकृति और जो भी हमारे पास भूमि के प्रति सम्मान है। भारतीय परंपरा में नदी हो, चाहे पर्वत हो, चाहे वन हो, इन सभी को पवित्र माना गया। यह दृष्टिकोण पर्यावरण संतुलन और जो सतत पोषणीय विकास है उनकी भावना से भी हमारे पास है प्रोत्साहित करता है। इस प्रकार भारत भाव जो है बेसिकली हमारे पास केवल मानव समाज सीमित नहीं है, बल्कि संपूर्ण दृष्टि से अगर आप देखा जाए तो वो जिम्मेदारी का बोध कराता है। फिर अगला पॉइंट बताया हुआ है कि आधुनिक समय में जो भारत भाव की प्रासंगिकता है और भी बढ़ चुकी है हमारे पास है। वैश्वीकरण और भौतिकवाद के दौर में कहा जाए तो यह अवधारणा जो है अपनी जो सांस्कृतिक जड़ें उससे जुड़ती है और जो सामाजिक एकता है उसकी जड़ को कमजोर करती है। साथ ही साथ हमें एक ये जिम्मेदार नागरिक जो बनने और साथ ही साथ उसके राष्ट्र के विकास में योगदान देने के लिए प्रेरित करती है हमारे पास है। फिर निष्कर्ष के बारे में बात करें तो भारत भाव जो है एक समग्र हमारे पास और साथ ही साथ जो जीवंत अवधारणा है वो है जो देश प्रेम, सांस्कृतिक एकता और जो नैतिक कर्तव्य है इन और बंधुत्व इन सभी को एक साथ समाहित करने का कार्य करता है। यह केवल एक भावना ही नहीं है बल्कि एक जीवंत जो दृष्टि है वो है जो अपने राष्ट्र और मानवता के प्रति जो जिम्मेदारी होती है वो यहाँ दर्शाया गया। तो शिक्षा प्रणाली का जो स्वरूप है और उसकी जो पद्धति है बेसिकली उसका वर्णन करने बोला गया। तो आइए चलिए सवाल को समझते हैं। तो हमारा प्राचीन भारतीय जो शिक्षा प्रणाली है यह विश्व का सबसे संगठित हमारे पास है, उद्देश्यपूर्ण और साथ ही साथ जीवन मूलक जो शिक्षा हमारे प्रणाली है उनमें से एक माना जाता है।
यह केवल बेसिकली कहा जाए हमारा जो प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली है, ये सिर्फ ज्ञान अर्जन का एक माध्यम नहीं था, बल्कि सभी मनुष्यों को एक समग्र विकास करना। समग्र विकास अर्थात यहाँ पर कहा जा रहा है आपका शारीरिक हो, चाहे मानसिक हो, चाहे बौद्धिक हो, चाहे आध्यात्मिक, इन सभी पैमानों पर क्या करना, आपको विकास करना होता है। इसी शिक्षा प्रणाली का जो स्वरूप है वो इतना व्यापक था कि यह केवल व्यक्ति को केवल विद्वान ही नहीं बल्कि संस्कारवान, आत्मनिर्भर और साथ ही साथ उत्तरदायी एक नागरिक बनाने में केंद्रित था। मतलब ये सिर्फ आपको विद्वान नहीं बनाता था, बल्कि इससे आप एक संस्कारवान बन सकते हैं, आत्मनिर्भर बन सकते हैं और उत्तरदायी नागरिक के रूप में बन के निकल सकते हैं। ये इसका फायदा था। यदि इसके हम स्वरूप की बात करें तो प्राचीन भारतीय जो शिक्षा प्रणाली है उसका मूल आधार जो हमारे पास है वो गुरु शिष्य परंपरा था, यानी गुरु शिष्य के परंपरा का आधार पर इसे माना गया था। शिक्षा का केंद्र जैसे पहले विद्यालय या संस्थान था वो कम था और गुरुओं का आश्रम था या गुरुकुल था अधिक होते थे। गुरुकुल प्राय बेसिकली प्राकृतिक वातावरण बनते थे, जैसे वन हो, नदी हो या शांत स्थान में स्थित होते थे, जहाँ विद्यार्थी को प्रकृति के समक्ष रखे या शिक्षा प्राप्त किया जाता था। यह व्यवस्था इस विचार पर बेसिकली आधारित होती थी कि प्रकृति के साथ जो जुड़ाव है मनुष्यों का वो कैसे अच्छा से अच्छा हो सके, दोनों के बीच संतुलन कैसे बन सके, और साथ ही साथ संवेदनशील की जो भावना होती है बेसिकली वो आप सही मनुष्यों में कैसे जनरेट हो सके, ये काम करते थे। विद्यार्थी क्या गुरु के सानिध्य में रहकर केवल शास्त्र का ज्ञान नहीं करते, अध्ययन नहीं करते थे, बल्कि जीवन जो जीने की कला है वो भी सीखने का करते। मतलब आप उनको सिर्फ शास्त्र ज्ञान नहीं सिखाया था, बल्कि आप जीवन जीने के लिए जो भी ऐसे लाइफ स्किल्स है वो सभी चीज़ें वहाँ पर सिखाई जाती थी। ठीक है, इस शिक्षा प्रणाली की एक और प्रमुख विशेषता थी इसका आध्यात्मिकता और साथ ही साथ नैतिक आधार था। मतलब इस शिक्षा प्रणाली से बेसिकली हम अपने जीवन में आध्यात्मिक और साथ ही साथ नैतिक आधार भी सीखते थे। जहाँ शिक्षा का उद्देश्य बेसिकली जैसे आज वर्तमान परिप्रेक्ष्य में शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ एकमात्र रह गया रोजगार प्राप्ति करना या भौतिक उन्नति प्राप्त करना बेसिकली, लेकिन वो समय नहीं था, बल्कि आपको आत्मज्ञान की अनुभूति कराना, आपके चरित्र निर्माण करना, ये सभी विशेषताएं थी हमारे प्राचीन जो शिक्षा प्रणाली उसकी। वेद है, उपनिषद है, धर्म जो ग्रंथ है हमारे पास या धर्मशास्त्र है, दर्शन है, व्याकरण है, गणित है, आयुर्वेद है, खगोलशास्त्र है, आदि विषयों के साथ साथ हमारे पास है जो हमारे नैतिक मूल्य है, जिनमें सत्य है, अहिंसा है, संयम है, सेवा है और अनुशासन, इन सभी चीज़ों पर बल दिया जाता था। इस प्रकार शिक्षा जो है वो व्यक्ति को भीतर से मजबूत बनाने का कार्य करती है, यानी इसी चीज़ों से व्यक्ति जो रहता था अपने आंतरिक मन से क्या था मजबूत बनता था। प्राचीन शिक्षा प्रणाली का जो स्वरूप है वो अत्यंत ही हमारे पास समग्र था, मतलब हॉलिस्टिक था, मतलब सभी चीज़ों को क्या करना है लेके आगे बढ़ना है। इसमें किसी एक विषय या क्षेत्र तक सीमित रहने के बजाय जीवन के देखिए जितने भी सभी आयाम सबको जुड़ा, मतलब किसी पार्टिकुलर किसी मतलब बेसिकली कैसे एरिया नहीं बना होता, बल्कि ये जीवन से जुड़ा जो भी आयाम है वो सबको टच करता था। उदाहरण के लिए विद्यार्थी को वेदों का अध्ययन करने के साथ साथ उनको धनुर्विद्या सिखाई जाती थी, कृषि सिखाया जाता था, पशुपालन है, संगीत है, योग या ध्यान जैसी कई ऐसी बहुत सारी व्यवहारिक गतिविधियां सिखाई जाती थी। इससे उनका जो व्यक्तित्व था वो बेसिकली क्या था बहुआयामी था और वो जीवन जो जीने की विभिन्न जो परिस्थिति है उन सभी चीज़ों का सामना कर सकते थे, उनमें सक्षम हो जाते थे। अब यदि इसके पद्धति यानी मेथड्स की अगर हम चर्चा करने की बात करते हैं तो यह प्रणाली बेसिकली क्या है हमारे पास है मुख्यतः मौखिक परंपरा पर आई थी, मतलब ओरल जो ट्रेडिशन है उस पर फोकस करता था। उस समय लिखित सामग्री जो था जिससे हम लिखते हैं वो सब लिमिट में थी, इसलिए ज्ञान को आपको इसलिए हमारा जो ज्ञान था वो स्मृति के माध्यम से उससे सुरक्षित और संचारित किया जाता था। गुरु शिष्य को श्लोकों और मंत्रों का बेसिकली उच्चारण सिखाते थे और उन्हें बार बार बेसिकली दोहरा कर क्या कर कंठस्थ करते थे। इस प्रक्रिया में क्या होता था उच्चारण बोलने की उच्चारण की जो शुद्धता होती है और साथ ही साथ अर्थ की समझ जो है वो दोनों पर क्या करते थे जो विशेष ध्यान है वो उस पर रखा जाता था। यही कारण कि हजार वर्ष तक जो हमारे वेद हैं और जो अन्य ग्रंथ है बेसिकली वो बिना लिखे भी आज तक हमारे पास सुरक्षित है, क्योंकि उसे हमें समझाया गया था, पढ़ाया गया था, इसलिए वो आज भी हमारे पास है। इसके साथ ही साथ अगर कहा जाए तो श्रवण, मनन और निधिध्यासन की जो पद्धति है वो शिक्षा का प्रमुख आधार था। मतलब बेसिकली हमारे पास श्रवण, मनन ये सब के शिक्षा का बेस था हमारे पास है। पहले विद्यार्थी क्या करते थे गुरुओं से सुनते थे, बेसिकली श्रवण हो जाता था, फिर उस पर गहराई से विचार करते थे, ये मनन होता था, और अंत में अपने जीवन का आत्मसात करते थे, यही क्या था हमारे पास निधिध्यासन था। तो यह पद्धति केवल रटने पर नहीं थी बल्कि उसमें समझ और आप अपने अनुभव के आधार पर बटा हुआ था ये सब हमारे पास। इसमें ज्ञान जो है स्थायी था और यह साथ ही साथ हमारे पास प्रभावी बनता था। प्राचीन जो हमारी शिक्षा प्रणाली है इसमें संवाद और जो प्रश्न उत्तर विधि है उसका भी बहुत सारा महत्वपूर्ण स्थान रहा हमारे पास है। ठीक है, विद्यार्थियों से सवाल पूछना, जिज्ञासा प्रकट करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित किया जाता था। गुरु और शिष्य के बीच एक खुला संवाद होता था जिसमें विषय की जो गहराई है वो तक समझ विकसित होती थी। उपनिषद के अनेक जो कह सकते संवाद है जिनमें नचिकेता है, यमराज के बीच हो गया, इस विधि के जो उत्कृष्ट उदाहरण देखे जाते हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि शिक्षा जो है वो केवल एक तरफा नहीं है बल्कि ये द्विपक्षीय प्रक्रिया हमारे पास है, टू वे प्रोसेस होता है।
एक अंत कह सकते हैं यहाँ पर जो महत्वपूर्ण पद्धति थी वो थी आपके अनुभव आधारित जो शिक्षा थी, एक्सपेरिमेंटल या एक्सपेरिमेंटल हमारे पर लर्निंग। विद्यार्थी को केवल सैद्धांतिक ज्ञान ही नहीं दे बल्कि उसे अपने जीवन में व्यवहारिक जो अनुभव है वो भी कराया जाता था। उदाहरण के लिए आयुर्वेद के विद्यार्थी जो है वो जड़ी बूटी की पहचान भी कर सकते थे, स्वयं करते थे, और युद्ध कला के जो विद्यार्थी थे वो अभ्यास के माध्यम से अपने कौशल को विकास करते थे। इससे उनका जो ज्ञान है वो वास्तविक जीवन में उपयोगी और भी बन जाता था। इस शिक्षा प्रणाली में जो अनुशासन है और साथ ही साथ जो आत्म संयम है उस पर विशेषकर बल दिया जाता था। विद्यार्थी जो है गुरुकुल में बेसिकली साधारण जीवन व्यतीत करते थे, जहां उन्हें आत्मनिर्भर बनने की जो शिक्षा वो दी जाती थी। वे स्वयं अपने दैनिक के जो कार्य वो करते थे, जैसे भोजन बनाना हो गया, सफाई करना हो गया, गुरु की सेवा करनी होगी। इससे उनमें विनम्रता आती थी, शिक्षा का जिम्मेदारी आती थी, और साथ ही साथ श्रम के प्रति जो भावना है वो भी विकसित होती थी। प्राचीन भारतीय जो शिक्षा प्रणाली है उसका एक महत्वपूर्ण हमारे पास पहलू इसका व्यक्तित्व और जो अनुकूलनशीलता जो स्वरूप है वो था। हर विद्यार्थी की क्षमता, रुचि और गति जो है वो अलग अलग होती है। इस तथ्य को बेसिकली ध्यान में रखते हुए क्या प्रत्येक गुरु शिष्य को उसके अनुसार क्या मार्गदर्शन देने कार्य करता था। यह आज भी हमारे पास वन साइज फिट्स ऑल जो शिक्षा प्रणाली है उससे भिन्न थे और अधिक बेसिकली प्रभावी ज़्यादा रूप था। हालांकि यह प्रणाली जो है अत्यंत समृद्ध थी, लेकिन समय के साथ इसमें देखिए कुछ सीमाएं मतलब कुछ लिमिटेशन देखने को मिले, जैसे शिक्षा का सीमित वर्ग तक रह जाना या महिलाओं की शिक्षा पर जो प्रतिबंध था बेसिकली ये देखा जाता था। हालांकि हमारे पास कहा जाए प्रारंभिक काल में जो गार्गी और मैत्री जैसे कई विदुषियों में थे, फिर भी इसकी जो मूल भावना है और साथ ही साथ संरचना वो अत्यंत ही उन्नत और साथ ही प्रेरणादायक थी। निष्कर्ष यानी कंक्लूजन वगैरह बात करने की कोशिश करें तो प्राचीन जो भारतीय शिक्षा प्रणाली का स्वरूप जो है वो अत्यंत ही व्यापक है, नैतिक है और साथ ही साथ जीवन उपयोगी है। इसकी पद्धतियाँ मौखिक परंपरा, संवाद, अनुभव आधारित शिक्षा और गुरु से संबंध इसे एक आदर्श जो शिक्षा प्रणाली है उनमें बनाती है। आज के आधुनिक शिक्षा तंत्र में यदि इन तत्वों को बेसिकली उचित रूप से समझने की कोशिश करते हैं तो ये शिक्षा को और भी अधिक प्रभावी बनाता है, साथ ही साथ मानवीय और संतुलन बनाया जा सकता है इससे हमारे पास। तो ये क्वेश्चन आपसे ही बच्चों को पेपर में पूछा जाएगा, तो इसको इम्पोर्टेंट VVI बोलिए, स्टार मार्क कर लिए, पढ़ लीजिए सवाल को, ठीक है। अगला सवाल है हमारे पास है तक्षशिला और जो नालंदा विश्वविद्यालय इसकी जो प्राचीन शिक्षा प्रणाली में जो भूमिका रही है इसकी आपको व्याख्या करनी है। तो आइए जानते हैं तक्षशिला और बेसिकली नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में। तो हमारी प्राचीन भारत की शिक्षा प्रणाली को समझने में जो तक्षशिला है बेसिकली और जो नालंदा विश्वविद्यालय, हमारे भारत में से कई महान विश्वविद्यालय, लेकिन ये दो फेमस तक्षशिला और नालंदा जिससे हमारे भारत की कह सकते हैं शिक्षा प्रणाली की पहचान भी जुड़ी हुई है। इसकी अत्यंत भूमिका रही है। यह केवल एक शिक्षा संस्थान नहीं थे बल्कि ज्ञान का, शोध का, संवाद का, सांस्कृतिक जो आदान प्रदान होता था, इन सभी के देखिए वैश्विक केंद्र थे ये हमारे पास। इन्होंने हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा को एक संगठित रूप दिया और साथ ही साथ इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यानी इंटरनेशनल पहचान पहुंचाने में इसका महत्वपूर्ण योगदान रहा। सबसे पहले अगर हम बात करें तक्षशिला विश्वविद्यालय की बेसिकली, तो यह विश्व के सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय में से एक माना जाता है, जिसकी जो स्थापना मानी जाती है वो 5वीं शताब्दी की ईसा पूर्व मानी जाती है। यह वर्तमान में बेसिकली अभी कहा जाए पाकिस्तान में स्थित है। तो उस समय बेसिकली, और पाकिस्तान तो क्या है हमारा ही तो कह सकते एक बिगड़ा हुआ संतान है हमारा, ठीक है। तो वो समय भारत का प्रमुख शिक्षा केंद्र था। तक्षशिला की विशेषता यह थी कि यहाँ शिक्षा का कोई केंद्रीकृत मतलब सेंट्रलाइज ढांचा नहीं था, बल्कि विभिन्न जो आचार्य थे, गुरु जो थे, अपने विषय में क्या करते विशेषज्ञता रखते थे और विद्यार्थी अपने रुचि के अनुसार उन गुरुओं का चयन करते थे। इस प्रकार ये जो प्रणाली थी वो काफी हद तक क्या था, स्वतः इंडिपेंडेंट था और साथ ही साथ लचीला, फ्लेक्सिबल था। तक्षशिला में जो विद्यार्थी का जो शिक्षा का स्वरूप है वो अत्यंत ही व्यापक रूप था। यहाँ वेद, व्याकरण, दर्शन, राजनीति, अर्थशास्त्र, आयुर्वेद, गणित, खगोल शास्त्र, युद्ध कला जैसे कई विषय जो पढ़ाए जाते थे। विशेष रूप से चाणक्य यानी कौटिल्य जैसे महान विद्वान यहीं से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने अर्थशास्त्र और राजनीति के क्षेत्र में महत्वपूर्ण अपना योगदान दिया। इसके अलावा पाणिनि जैसे प्रसिद्ध व्याकरणाचार्य ने तक्षशिला से भी अध्ययन किया और जो संस्कृत व्याकरण है उसको व्यवस्थित रूप देने का कार्य किया, ठीक है। फिर अगला है तक्षशिला की जो शिक्षा प्रणाली है उसमें व्यावहारिकता और साथ ही साथ अनुभव पर विशेष बल दिया जाता था। यह केवल सैद्धांतिक ज्ञान ही नहीं बल्कि उसे आपको अपने जीवन में कैसे अप्लाई करना है या लागू करने की जो क्षमता है वो भी विकसित करता था। विद्यार्थी अपने विभिन्न विषयों में विशेषता प्राप्त करते थे और समाज में जो महत्वपूर्ण भूमिका वो निभाते थे। इस प्रकार तक्षशिला ने भारतीय जो हमारा प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली है उसको एक व्यावसायिक और उपयोगी स्वरूप बनाने का कार्य किया। अब अगर हम बात करें नालंदा विश्वविद्यालय, तो ये प्राचीन भारत का सबसे प्रसिद्ध और संगठित विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना जो है 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में गुप्त शासक के काल में हुई थी हमारे पास, ठीक है। यह वर्तमान में बिहार में स्थित है। तो उस समय बिहार में अगर मैं सही तो शायद राजगीर में, ठीक है।
तो ये बिहार में स्थित है और उस समय पूरे विश्व में शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। नालंदा की सबसे बड़ी विश्व जो विशेषता है इसका संगठित और आवासीय स्वरूप था, जहाँ हजारों विद्यार्थी और भी सैकड़ों जो शिक्षक एक साथ क्या करते रहते थे और वह करते थे। नालंदा विश्वविद्यालय में जो प्रवेश पाना है वो बहुत ज़्यादा कठिन माना जाता था। यहाँ प्रवेश के लिए आपको पहले कठोर परीक्षा होती थी और केवल योग्य छात्रों को प्रवेश मिलता था। यह विश्वविद्यालय विशेष रूप से बौद्ध दर्शन और अध्ययन के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पर व्याकरण, तर्कशास्त्र हो गया, चिकित्सा हो गया, गणित शास्त्र हो गया, खगोल शास्त्र हो गया, ये सभी चीज़ों के विषय पढ़ाए जाते थे। नालंदा में शिक्षा की जो पद्धति है वो अत्यंत ही क्या थी, उन्नत, डेवलप्ड थी और बहुत ज़्यादा व्यवस्थित रूप से थी। यहाँ व्याख्यान, वाद विवाद, शोध, लोक लेखन सभी चीज़ों पर विशेष बल दिया जाता था। विद्यार्थी केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं करते थे, बल्कि उससे चुनौती भी देते थे और उस पर चर्चा होती थी और नए नए विचार जो प्रस्तुत होते थे। यही कारण बेसिकली नालंदा जो है ज्ञान के प्रचार प्रसार के लिए या नवाचार के लिए एक केंद्र बना हुआ था। नालंदा विश्वविद्यालय की एक कह सकते हैं अत्यंत ही महत्वपूर्ण विशेषता ये भी है कि इसका एक अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप भी था। यहाँ चीन, कोरिया हो गया, जापान हो गया, तिब्बत हो गया और अन्य देशों विद्यार्थी जो है वो अध्ययन करने आते थे। प्रसिद्ध चीनी यात्री हिनसांग और इसिंग ने भी यहाँ अध्ययन किया और अपनी यात्रा वृत्तांत में जो है इस चीज़ का वर्णन भी किया था। इससे स्पष्ट होता है नालंदा जो है केवल वो भारत का नहीं बल्कि पूरे कैसे दुनिया का एक शिक्षा केंद्र बन के निकला था। इन दोनों विश्वविद्यालय की भूमिका का विश्लेषण करें तो ये स्पष्ट होता है कि तक्षशिला और जो नालंदा है ने भारतीय जो प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली है उसको ऐसे अलग अलग दो रूप में लेकिन पूरक रूप प्रदान करने का काम किया है। तक्षशिला ने जहाँ स्वतंत्रता, व्यावहारिकता और साथ ही साथ विविधता को बढ़ावा दिया, वहीं पर नालंदा ने संगठन है, शोध है और साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय जो पहचान है उसको विकसित किया। दोनों ने मिलकर हमारी भारतीय जो ज्ञान परंपरा है उसको क्या किया, समृद्ध और सशक्त बनाया। हालांकि समय के साथ साथ कहा जाए तो विभिन्न आक्रमणकारी और जो राजनीतिक परिवर्तन कारण यह बेसिकली हमारे महान जो संस्थानों को नष्ट होगी, क्योंकि इस पे बाहरी जो इन्वेडर्स थे, जो आक्रमणकारी थे, उन्होंने आक्रमण किया और इसे बर्बाद करने की हर संभव प्रयास किया। क्योंकि ये मालूम है यहाँ सबसे बड़ा जो विश्व का हमारे पास जो लाइब्रेरी था, पुस्तकालय, वो था लगभग माना जाता है कि भाई बहुत सालों तक ये किताबें जलती रही, लेकिन कह सकते हैं इसका विनाश 12वीं शताब्दी से हुआ, जिसके बाद जो हमारी भारतीय शिक्षा बने उसको गहरा, क्योंकि लोग नहीं चाहते कि आप शिक्षित बने। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अभी आपसे बच्चों को आपके ज़माने के साथ रिलेट करता हूँ। जैसे आपसे बच्चे आज इंटरनेट से जुड़े हुए हैं, इंटरनेट पे बहुत सारी चीज़ें देखते हैं। आप मुझे भी कहीं सुन रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप रील्स भी स्क्रॉल डाउन कर रहे हैं। अगर आप रील्स देखते हो या शॉर्ट्स देखते हो, जो भी चीज़ देखते हो, शॉर्ट टर्म वाली चीज़ें याद रखिएगा। शॉर्ट टर्म में शॉर्ट सक्सेस और शॉर्ट टर्म में शॉर्ट फेल्यूर ही मिलता है आपको, क्योंकि ये सभी के सभी चीज़ आपके माइंड में कहीं ना कहीं इम्पैक्ट डालती है और आपको जो चीज़ 5 मिनट का था सोचेगा 30 सेकंड में देखिएगा तो ये इम्पैक्ट भी वही बनाती है, तो आपको कोई लंबे समय तक याद नहीं रखेगा। जैसे ये बेसिकली अगर कहा जाए, जैसे हम लोग जो भी प्लेटफॉर्म यूज करें, चाहे वो यूट्यूब हो, इंस्टा हो, फेसबुक हो सकता है शायद यूट्यूब के लोग अधिकारी सुन रहे हो इस बात को, तो उनको समझ आता है। तो क्या करते हैं कि उनका मोरल यही है कि लोगों के माइंड को डेवलप नहीं करने देना, विकसित नहीं करना। कैसे करके लोगों को, आप खुद देखिए कभी चाइना में ये सब चीज़ चलता नहीं चलता, उन्होंने बैंड इसलिए करके रखा हुआ है। कभी आप डीपली पढ़ोगे इस चीज़ के बारे में समझ पाओगे शायद मेरी बात, ठीक है। तो तक्षशिला और जो नालंदा विश्वविद्यालय, ये प्राचीन हमारी भारतीय शिक्षा प्रणाली के दो स्तंभ रहे। यहाँ न केवल बेसिकली ज्ञान का प्रसार प्रसार हुआ, बल्कि यहाँ पर हर संभव लोगों की पढ़ाया जा सके, शिक्षा को एक उच्चतम यहाँ पर लेवल मिला, आदर्श और वैश्विक स्तर तक पहुँचाने योगदान मिला। आज के युग में जब हम शिक्षा और नए मॉडल की बात विकसित की बात करते हैं तो यही प्राचीन संस्थाएं जो है बेसिकली इनके सिद्धांत, जिनमें समग्रता, शोध है, संवाद है, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग है, इससे हमें एक बेहतर और एक संतुलित जो शिक्षा प्रणाली है उन सभी को यहाँ पर बनने की राह में दिशा दिखाया जाता है। इंडियन नॉलेज सिस्टम जिसे हम लोग कहते हैं, इसकी समकालीन जो प्रासंगिकता है बेसिकली इसका विश्लेषण करने बोला गया है। ये सवाल आपसे बच्चों पेपर में 100% पूछा जाएगा, ठीक है, किसी न किसी सेट में आएगा। तो आपको पढ़ना तो सब कुछ पड़ेगा, क्योंकि देखिए टोटल आपका 4 सेट लगभग कैसे बन सकता है, तो 4 सेट में किसी भी सेट में अगर आएगा तो आपको सारा पढ़ना पड़ेगा। इसलिए हमने आपसे बच्चों को कुछ वीडियोस में आपके जो सिलेबस को बांट के पढ़ा रहे हैं हम लोग यहाँ पर। तो पहले आइए जानते हैं, सबसे पहले इंडियन नॉलेज सिस्टम यानी भारतीय ज्ञान प्रणाली को अक्सर केवल हम लोग अपने अतीत की धरोहर मान लिया जाता है, लेकिन अगर कहा जाए ये हमारे अतीत की सब धरोहर नहीं है, वास्तव में ये हमारा आज का जो समय चल रहा है उसमें भी उतना ही प्रासंगिक है शायद जितना पहले कभी था। आधुनिक युग में जहाँ एक और हम लोग बेसिकली विज्ञान की बातें करते हैं, तकनीकी की बात करते हैं और साथ ही साथ भौतिक प्रगति में अपने जीवन को जितना तेज और जितना सुविधाजनक बनाया जा रहा है, वहीं पर बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं अपने जीवन में और भी ज़्यादा तनाव से और पर्यावरण के जो भी संकट है, चाहे हमारा नैतिक पतन हो, चाहे हमारा सामाजिक विघटन हो, ये कई समस्याओं से हमारा जीवन जो और भी घिरता चला जा रहा है और तेजी से समस्या बढ़ती चली जा रही है। ऐसे परिदृश्य में हमारी भारतीय ज्ञान प्रणाली एक संतुलित, मानवीय और टिकाऊ जीवन दृष्टि प्रदान करने का काम करती है। मतलब ऐसे समय बेसिकली हमारा जो ज्ञान प्रणाली है वो बैलेंस्ड, मानवीय और साथ ही साथ टिकाऊ जीवन देने का यहाँ पर एक
कह सकते हैं दृष्टि यहाँ प्रदान करने का कार्य करता है। ठीक है, भारतीय ज्ञान प्रणाली की समकालीन अगर प्रासंगिकता को हम समझने के लिए सबसे पहले इसके समग्र समग्र मतलब होता है पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड कह सकते हैं हॉलिस्टिक डेवलपमेंट यानी हॉलिस्टिक दृष्टिकोण पर ध्यान देना आवश्यक होता है। आज की जो हमारी शिक्षा और जीवन शैली है वो अक्सर मनुष्य को केवल एक आर्थिक इकाई के रूप में दिखाई देती है। मतलब हमारा जो जीवन शैली है, जो शिक्षा है, इसे एक ही यूनिट पे हम लोग या एक ही इकोनॉमिक यूनिट पे हम लोग देखने को, जबकि हमारी जो भारतीय परंपरा है ये मनुष्य को शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा के समन्वित रूप में देखने कार्य करती थी। यानी हमारा भारतीय परंपरा बात करें, ये शरीर से जुड़ी हुई है, मन से, बुद्धि से, आत्मा के पूरा एक समन्वित रूप से क्या रहता है, जुड़ा हुआ रहता है। यही कारण है कि योग और ध्यान जैसे अभ्यास जो है आज पूरी दुनिया में लोकप्रिय हो चुके हैं। ठीक है, यही कारण बताया जा रहा है कि जो योग है बेसिकली और ध्यान है वो आज पूरी दुनिया में लोकप्रिय हो रहा है। योग केवल बेसिकली हमारे पास एक शारीरिक व्यायाम नहीं है बल्कि एक मानसिक संतुलन और आंतरिक जो शांति है उसका एक साधन होता है। आज के तनावपूर्ण जीवन में यह मानसिक स्वास्थ्य को हमारा क्या करता है, बेहतर करता है। मतलब आज के जो हमारा जीवन चल रहा है उस जीवन कालखंड में हमारे पास क्या, हमारा जो जीवन हो उसमें आपको तनावपूर्ण जीवन निकालने से मानसिक स्वास्थ्य को तो बेहतर करेगा योग, और साथ ही साथ आपको यहाँ पर सुख शांति यहाँ पर प्रोवाइड करने का काम करता है। इसी प्रकार भारतीय ज्ञान प्रणाली का प्रकृति के साथ सामंजस्य का सिद्धांत जो है वर्तमान पर्यावरणीय संकट के माध्यम अत्यंत महत्वपूर्ण। देखिए हमारा जो इंडियन नॉलेज सिस्टम है यानी भारतीय ज्ञान, इसका प्रकृति के साथ एक सामंजस्य है। ठीक है, इसका जो सिद्धांत है बेसिकली ये वर्तमान का जो हमारा पर्यावरण संकट हम देख रहे हैं इसका समाधान से जुड़ा हुआ होता है। जैसे जलवायु परिवर्तन है, प्रदूषण है और संसाधन के जो हम लोग अंधाधुंध बेसिकली उपयोग कर रहे हैं। मतलब यहाँ पर हम लोग कोई भी रिसोर्सेज हैं, ठीक है, उनका बेसिकली इतना ज़्यादा यूज करें। जैसे हम लोग बेसिकली धनबाद जिले में रहते हैं, यहाँ पर क्या कोयले का बहुत ज़्यादा मिसयूज किया जाता है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं पृथ्वी के संतुलन में बिगाड़ रहा है। भारतीय परंपरा में जो हमारी प्रकृति है उसे हम लोग क्या करते हैं, हमेशा पूजनीय मानते हैं। हमारी नदियाँ, वृक्ष है, पर्वत है, इन सभी को हम लोग देवतुल्य मानते हैं। मतलब देवता के समान तुल्य मान के हम लोग पूजा करते हैं। यह दृष्टिकोण हमें क्या है, सतत पोषणीय विकास, हमने कहीं पढ़ा होगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मतलब आज की चीज़ों को आज तो इस्तेमाल करना ही, लेकिन इस प्रकार यूज करिए ताकि भविष्य में हमारे जो लोग रहे, हमारी जो पीढ़ियाँ रहे, वो भी उन चीज़ों को इस्तेमाल कर सके। इनकी ओर हमें प्रेरित करने का काम करता है, जहाँ विकास और जो पर्यावरण संरक्षण है इन सभी के बीच में एक संतुलन बनाए रखने का कार्य करता है। ठीक है, भारतीय ज्ञान प्रणाली को इसकी एक और महत्वपूर्ण विशेषता है कि इसके नैतिक और जो मूल्य आधारित शिक्षा है इसमें, इसकी मतलब इसका जो एक मॉरलिटी है बेसिकली कहा जाए, और साथ ही साथ इसमें मूल्य आधारित शिक्षा दी जाती है। आज के समाज में बेसिकली आज हम लोग जिस वर्ल्ड में रह रहे हैं जहाँ पर कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है, और कहा जाए लोगों में जो स्वार्थ है, मतलब जो ग्रेडीनेस है बेसिकली कहा जाए, वो बढ़ चुकी है। सभी को अपना डेवलपमेंट करना है, हॉलिस्टिक डेवलपमेंट या समग्र विकास किसी को नहीं करना है। सभी को अपने कह सकते हैं जेब खर्च निकालने हैं, अपने पर्सनल चीज़ों पे लुटाना, लेकिन कहा जाए कि आप समाज के लिए कोई काम नहीं कर रहे हैं। इसलिए जहाँ सत्य, अहिंसा, करुणता और सहिष्णुता जैसे कोई हमारे मूल तत्व है ये सभी कमजोर पड़ते चले जाए। हमारी भारतीय परंपरा में आपको मालूम है धर्म का अर्थ केवल पूजा पाठ का भी नहीं था, ये हमारा अर्थ था, वास्तविक अर्थ था कि हमें अपने कर्तव्य और जो हमारे नैतिक आचरण उनका पालन करना है। यह दृष्टिकोण आज के हमारा जो सामाजिक और राजनीतिक जीवन में पारदर्शिता, ईमानदारी और उत्तरदायित्व को क्या करता है, बढ़ावा दे सकता है। अगला पॉइंट बताया हुआ, चलिए बताते हैं कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी हमारी जो भारतीय ज्ञान प्रणाली है, ठीक है, इसकी प्रासंगिकता स्पष्ट रूप से हमें दिखाई देती है। जो हमारा आधुनिक चिकित्सा पद्धति, मॉडर्न जो हमारा चिकित्सा चल रहा है, जहाँ पर रोगों के उपचार पर केंद्रित, लेकिन आयुर्वेदिक अगर जीवन शैली देखते हैं वो बेसिकली हमारे आहार और जीवन में संतुलन पर एक आधारित एक क्या करता है, समग्र चिकित्सा जो पद्धति है उसको प्रस्तुत करने का करता है। आज जब हम अपने जीवन शैली में बड़ी बीमारियां देखते हैं जैसे मधुमेह, डायबिटीज, उक्त हाई बीपी, मोटापा, ये कई समस्या बढ़ रही है, तब आयुर्वेद और योग जैसी प्रणालियां इन सभी के रोकथाम पर बल देकर स्वास्थ्य को क्या रखने, बनाए रखने में यह महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। शिक्षा के क्षेत्र में तो बहुत ज़्यादा उपयोगी हमारे पास है। शिक्षा के क्षेत्र में भारतीय ज्ञान प्रणाली अत्यंत ही उपयोगी सिद्ध हो रही है। वर्तमान शिक्षा प्रणाली जो हमारे पास है अक्सर रटने और जो हमारी प्रशिक्षा केंद्रित हो चुकी है, जबकि भारतीय परंपरा में हमारा क्या था, श्रवण था, मनन था और निधिध्यासन के माध्यम से गहराई तक कोई चीज़ को समझाया जाता था और अपने अनुभव के आधार पर उन चीज़ों पर बल दिया था। यदि आज की शिक्षा में इन सिद्धांतों को अपनाया जाए तो विद्यार्थियों में क्या एक आलोचनात्मक सोच, रचनात्मक और साथ ही साथ नैतिकता का विकास जो है वो बेहतर तरीके से हमारे पास होता है। नई शिक्षा नीति जो न्यू पॉलिसी है उसमें भारतीय ज्ञान परंपरा के जो तत्व है उनको शामिल करने का प्रयास जो है बेसिकली इसी चीज़ पे कि लोगों को सही राह पे लेकर आ सके, लोगों को ज्ञान के प्रति अग्रसर किया जा सके कि ज्ञान से क्या होता है। ठीक है, भारतीय ज्ञान प्रणाली की जो वैज्ञानिकता और जो तर्क संगतता है, ठीक है, इसकी प्रासंगिकता और बढ़ाई जा रही है। भारतीय बेसिकली प्राचीन भारत में हमारे ज्ञान, गणित, खगोल विज्ञान, धातु विज्ञान, चिकित्सा के क्षेत्र में जो प्रगति हुई है
वो इस बात का प्रमाण है कि यह प्रणाली जो बेसिकली केवल आस्था पर काम नहीं करती है, बल्कि ये अपने तर्क और अनुभव पर आधारित है। आज का जो वैज्ञानिक युग देख रहे हैं हम लोग, इसमें यह दृष्टिकोण जो है परंपरा और आधुनिकता के बीच में एक संतुलन बनाए रखने में मदद करने कार्य करता है। इसके अतिरिक्त कहा जाए तो हमारा जो भारतीय ज्ञान प्रणाली है, इसकी सहिष्णुता और जो बहुलता है, ठीक है, इसकी भावना जो है आज का जो हमारा वैश्विक समाज है, ग्लोबल जो वर्ल्ड है बेसिकली, इसमें बहुत महत्वपूर्ण है। वर्तमान समय में धार्मिक और जहाँ सांस्कृतिक संघर्ष बढ़ रहे हैं, ऐसे अवधि में हमारा जो वसुधैव कुटुंबकम यानी संपूर्ण विश्व भी हमारा परिवार है, ऐसी अवधारणा को हम लोग क्या करते हैं, विश्व शांति और सहयोग की एक दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। यह विचार जो है बेसिकली विभिन्न संस्कृति और जो विचारधारा है, दोनों के बीच में क्या करता है, एक संवाद और जो दोनों के बीच में सहअस्तित्व है उसको बढ़ावा देने का कार्य करता है। हालांकि यह भी ध्यान रखना आवश्यक है कि जो हमारा भारतीय ज्ञान प्रणाली है, उसको आधुनिक संदर्भ में अपनाते समय जो अंधाधुंध बेसिकली को भी चीज़ को हम लोग ब्लाइंड एक्सेप्टेंस करते हैं, उनसे बचना चाहिए। हर परंपरा का देखिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण से पहले आपको परखना चाहिए और वर्तमान आवश्यकता के अनुसार उसको हमें ढालना भी चाहिए। तब ये प्रणाली बेसिकली क्या होगी, वास्तव में हमारे लिए उपयोगी होगी और प्रभावी बन सकती है। निष्कर्ष में बात करें कंक्लूजन में, तो भारतीय ज्ञान प्रणाली केवल अतीत की विरासत नहीं है, बल्कि ये वर्तमान जीवन में और भविष्य के लिए एक मार्गदर्शक सिद्धांत है। ठीक है, यह हमें सिखाती है कि विकास केवल सिर्फ भौतिक प्रवृत्ति है उसके नहीं होता, बल्कि आपके अंदर नैतिकता, संतुलन, मानवता को समावेश भी होना चाहिए। आज का जो जटिल और चुनौतीपूर्ण समय है, इसमें भारतीय ज्ञान प्रणाली एक ऐसी समग्र दृष्टि प्रदान करती है जो पूरे मनुष्य समाज और समाज दोनों को स्थायी और साथ ही साथ एक सार्थक प्रगति की ओर ले जाने का कार्य करता है। तो ये पहला क्वेश्चन था जो आपसे ही बच्चों को पेपर में पूछा जाएगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको पढ़ के आपको रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं जो और पेपर पूछा जाएगा कि भारतीय ज्ञान परंपरा को परिभाषित करिए तथा इसके जो मूल तत्व हैं, ठीक है, उनकी व्याख्या आपको साथ में करनी है। तो भारतीय ज्ञान परंपरा यह हमारी मानव सभ्यता की उन प्राचीन और बेसिकली कहा जाए सतत विकसित धारणाओं से जुड़ी हुई है, जिसने न केवल हमारे भारत बल्कि संपूर्ण विश्व को गहराई से क्या किया, प्रभावित करने का कार्य किया है। यह परंपरा हमारी जो है केवल पुस्तकों या शास्त्रों तक लिमिटेशन नहीं है इसका, यह हमारे जीवंत अनुभव परक और जो समग्र जीवन दृष्टि से उससे जुड़ा हुआ है, जो मनुष्यों के भीतर मानसिक, भौतिक, बौद्धिक और जो आध्यात्मिक विकास है, इन सभी को एक साथ ले जाने का कार्य करती है। यदि हम लोग भारतीय परंपरा को बेसिकली परिभाषित करें तो यह कहा सकता है कि यह वो समग्र बेसिकली ज्ञान संपदा है जो हमारे प्राचीन भारत में ही विकसित हुई है और साथ ही साथ हमारे जो वेद है, उपनिषद है, पुराण है, महाकाव्य है, दर्शन है, शास्त्र, लोक परंपरा और गुरु शिष्य परंपरा, इन सभी माध्यम से पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होती है, संचारित मतलब कम्युनिकेट अगले पीढ़ी तक जाते रही है। इसका मूल उद्देश्य यही है कि सिर्फ लोगों तक जानकारी नहीं पहुंचे, बल्कि मनुष्य को सत्यता, नैतिकता और उसको आत्मबोध की ओर अग्रसर करता है, ताकि वो अपने जीवन में एक संतुलित और एक सार्थक जो जीवन है वो जी कर बिता सके। भारतीय हमारी जो ज्ञान परंपरा है, इसकी सबसे प्रमुख विशेषता है इसकी आध्यात्मिकता आधार भूमि है। यहाँ ज्ञान का जो अंतिम लक्ष्य है वो केवल कहा जाए आपको भौतिक उन्नति देना नहीं, बल्कि आपको आत्मा की पहचान और आपके जीवन का जो परम सत्य है उन सभी चीज़ों को अनुभूति करवाता है। उपनिषद में जो व्यक्त हमारे पास है तत्व मसीह और अहम ब्रह्मस्मि जैसे महावाक्य से इस बेसिकली हमारे पास बात को स्पष्ट करते हैं कि जो मनुष्य है और साथ ही साथ जो ब्रह्मांड है उनके बीच में गहरा संबंध है। इस परंपरा में जीवन को जो है बेसिकली कहा जाए केवल बाहरी उपलब्धियों से नहीं रखा गया, बल्कि हमारे जीवन में जो आंतरिक शक्ति और जो आत्मज्ञान उन सभी से मापा जा सकता है। इसलिए ध्यान, योग, साधना जैसे कई अभ्यासों को हम लोग विशेष महत्व देकर यहाँ पर कार्य करते हैं। ठीक है, इसके साथ ही साथ हमारी जो भारतीय ज्ञान परंपरा का जो स्वरूप है, उसका स्वरूप जो अत्यंत ही हमारे पास क्या समग्र है, मतलब हॉलिस्टिक है। यह जीवन को क्या करता है, विभिन्न भागों में विभाजित करके नहीं देखता, बल्कि उसे सभी चीज़ों को एकीकृत संपूर्ण के रूप में देखने कार्य करता है। यहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य, नैतिकता, समाज और प्रकृति सभी को एक दूसरे से जुड़ा हुआ माना गया। उदाहरण के लिए कहा जाए तो योग केवल हमारा एक शारीरिक व्यायाम नहीं है, बल्कि यह मनुष्य की मन, शरीर और आत्मा का एक संतुलन का क्या होता है, पूरा माध्यम है। इस प्रकार का कहा जाए तो आयुर्वेद केवल देखिए रोग का उपचार नहीं करता, बल्कि ये आपको जीवन को स्वस्थ बनाता है और साथ ही साथ संतुलन बनाए रखने के लिए कार्य करता है। हमारी जो भारतीय ज्ञान परंपरा है, इसमें नैतिकता और जो मूल्य उसका अत्यंत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। सत्य है, अहिंसा है, करुणा है, दया है, क्षमा है और सेवा है जैसे कई हमारे मूल्यों को क्या करते हैं, जीवन का आधार हम लोग मान के चलते हैं। यहाँ धर्म का अर्थ बेसिकली बोला कि उसे धार्मिक अनुष्ठान से नहीं है, बल्कि आपको अपने कर्तव्य जो है उनकी ईमानदारी से पालन करना है। यही कारण है कि भारतीय ज्ञान परंपरा में ज्ञान को केवल हम लोग अपनी भौतिक उपलब्धि नहीं मानते, बल्कि चरित्र निर्माण के लिए भी क्या इसका साधन माना गया है। ठीक है, अगला बताया हुआ है कि ज्ञान के प्रसार की दृष्टि से अगर देखा जाए तो जो गुरु शिष्य परंपरा है वो भारतीय ज्ञान प्रणाली के लिए महत्वपूर्ण है। इस परंपरा में जो कहा जाए तो शिक्षा केवल हमारे पास सूचना का आदान प्रदान नहीं होता है,
बल्कि ये जीवन के हर पहलू को समझने में क्या होता है, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे विद्यार्थी जो है गुरु के सानिध्य में रहकर अपने जीवन में अनुशासन, संयम, सेवा और जो आत्मनियंत्रण का भाव है, इन सभी गुणों का क्या करते हैं, विकास करते हैं। यह संबंध जो बेसिकली कहा जाए, ये सिर्फ शैक्षणिक नहीं, एकेडमिक नहीं है, बल्कि ये भावनात्मक, भावना से जुड़े हुए हैं और साथ साथ आध्यात्मिक रूप से जुड़े होते हैं। भारतीय ज्ञान परंपरा का एक अत्यंत महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि इसका अनुभव आधारित स्वरूप है। मतलब आप इस चीज़ों पे जो भी चीज़ सीखते हैं वो आपके अनुभव के आधार सीखते हैं। यहाँ ज्ञान को केवल आप सुनते हैं या पढ़ते नहीं है, बस आप उसे अनुभव के माध्यम से भी समझने पर बल देते हैं। श्रवण है, मनन है, निधिध्यासन है, इन सभी की प्रक्रिया जो है इस बात को दर्शाती है कि पहले ज्ञान को सुना जाता है और उस पर भी विचार किया जाता है और अंततः उसे जीवन में आप आत्मसात करते हैं। और योग और ध्यान से इसके सबसे अच्छे उदाहरण हमारे पास है, जहाँ अभ्यास के बिना जो वास्तविक ज्ञान है वो कभी प्राप्त नहीं हो सकता। इस परंपरा में अगर कहा जाए तो प्रकृति के साथ जो सामंजस्य का भाव है वो भी अत्यंत ही गहरा है। हमारी जो भारतीय संस्कृति में प्रकृति है वो केवल संसाधन ही नहीं है, वैसे रिसोर्स नहीं है, ये हमें जीवनदाता और पूजनीय माना गया है। हम अपने नदी, पर्वत, वृक्ष और पशुओं के समान प्रति जो हमारे सम्मान की भावना है, साथ ही साथ इसका दृष्टिकोण का परिणाम है। यह जो विचार हम लोग देखते हैं आज का पर्यावरण संकट की समस्या में भी और भी प्रासंगिक हो चुका है हमारे पास है, क्योंकि हमें प्रकृति के साथ संतुलन बनाए रखने की शिक्षा भी दी जाती थी। भारतीय ज्ञान परंपरा की इसकी एक और विशेषता है इसकी सहिष्णुता और जो समन्वय की जो भावना है, बेसिकली ये है। यह यहाँ विभिन्न जो विचारधाराएं हैं, मत है, विश्वास है, सभी को स्वीकार करने की प्रवृत्ति नहीं है। चाहे वो वेदांत हो, बौद्ध दर्शन हो, जैन दर्शन, कुछ भी हो, सभी को स्थान दिया गया है और उनके बीच संवाद की जो परंपरा को विकसित की। यही कारण है कि भारत हमारा जो है वो विविधता में एकता का अद्भुत उदाहरण यहाँ पर देखने को मिलता है। हालांकि कहा जाए तो भारतीय हमारे पास ज्ञान परंपरा को केवल अक्सर जो हम लोग देखते हैं वो आध्यात्मिक या धार्मिक दृष्टिकोण से देखा जाता है, लेकिन इससे एक मजबूत वैज्ञानिक और जो तर्कसंगत आधार है वो भी मौजूद होता है। गणित, खगोल विज्ञान, चिकित्सा और धातु जैसे कई क्षेत्रों में हमारे भारत की जो उपलब्धि है इसका सब एक प्रमाण है। शून्य और दशमलव जो प्रणाली का जो विकास है, चाहे आयुर्वेदिक की चिकित्सा पद्धति हो, खगोलीय गणना हो, इस परंपरा की एक वैज्ञानिक सोच को दर्शाती है। इसके अलावा कहा जाए तो भारतीय ज्ञान परंपरा में लोक और शास्त्र का एक सुंदर हमें समन्वय ये भी देखने को मिलता है, जहाँ एक और वेद है, उपनिषद है, शास्त्र है, साथ ही साथ हमारे पास दार्शनिक और सैद्धांतिक ज्ञान का प्रयोग करते हैं। वहीं पर जो हमारी लोक परंपरा है, जिनमें लोकगीत है, कहानी है, रीति रिवाज है, ये सभी को जन सामान्य तक पहुँचाने का काम करता है। इसी प्रकार ये परंपरा जो है ये हमारे समाज का हर वर्ग तक बेसिकली प्रभावित करता है। अंततः कह सकते हैं कि भारतीय ज्ञान परंपरा के उद्देश्य को स्पष्ट रूप से निर्धारित करते हैं। यहाँ जीवन के 4 पुरुषार्थ हैं, जैसे धर्म है, अर्थ है, काम है और साथ साथ मोक्ष है। इनमें जो मोक्ष का सर्वोच्च स्थान माना गया, जो आत्मा की मुक्ति और जो परम सत्य है उसकी प्राप्ति का प्रतीक होता है। यह दृष्टिकोण मानव को केवल एक भौतिक सफलता सीमित नहीं रखता, बल्कि उसे एक उच्चतर जो उद्देश्य की ओर प्रेरित करने का कार्य करता है। ठीक है, निष्कर्ष में कहा जाए तो भारतीय ज्ञान परंपरा जो हमारे पास है ये एक बहुयामी और गहन प्रणाली है, जो केवल अतीत की धरोहर नहीं बल्कि हमारे जो वर्तमान और भविष्य के लिए एक अत्यंत उपयोगी है। इसमें आध्यात्मिकता, नैतिकता, वैज्ञानिकता और अनुभव जो है उनका समन्वय होता है। अब इसे अद्वितीय बनाता है और जो साथ ही साथ हमारा जो आज का मॉडर्न वर्ल्ड है और तेज तरह जीवन में जहाँ तनाव है, संतुलन है, नैतिक संकट बढ़ रहे हैं, वहीं पर भारतीय ज्ञान परंपरा हमें संतुलन, शांति और सही जो दिशा है वो प्रदान करने की और क्षमता देने का कार्य करता है। तो